हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो सभी बच्चों के साथ चलते हैं इसी के साथ। और मैं बता दूं, जो भी बच्चे न्यू हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और यदि ग्रुप स्टडी करना है तो मेरा नंबर है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नंबर है 86 30 84 76 पर भी मैसेज कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है यदि ग्रुप में स्टडी करना चाहता है तो कोई बच्चा। तो हमारा मेन उद्देश्य है, सबसे पहले हमारा यूपी पीसीएल मेन उद्देश्य है, यूपी पीसीएल। तो हमारा मेन उद्देश्य है हमारा यूपी पीसीएल, टारगेट हमारा यूपी पीसीएल। तो सभी को लिए दिख रहा होगा डेस्कटॉप पर पहला क्वेश्चन, ईसीएल का विस्तार क्या है? ए इलेक्ट्रॉन कपल्ड लॉजिक, बी एमीटर कपल्ड लॉजिक, सी एनहेचर्ड लॉजिक, डी एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस लॉजिक और ई एमीटर कलेक्टर लेंच। तो इसका सही आंसर है, सभी को बता दूं, इसका सही आंसर है आपका इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। तो आपका है एमीटर कपल्ड लॉजिक। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको सभी को दिख रहा है, डिजिटल प्रणाली में एक वाइट में कितने बिट होते हैं? तो सभी के लिए दिख रहा होगा, एक वाइट में कितने बिट होते हैं। तो ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 6। तो एक डिजिटल सिस्टम में कितने बिट होते हैं? तो एक वाइट में अब मैं बता दूं, एक वाइट बराबर होता है आपका, एक वाइट बराबर होता है 8 बिट के 4 बिट एक निबल के बराबर होती है, एक निबल के बराबर होती है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो वाइट, तो ध्यान रखें, 4 बिट बराबर एक निबल और 8 बिट बराबर एक वाइट है, जो कि डिजिटल मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है जो डाटा को स्टोर करती है। तथा 4 बिट एक निबल के तुल्य तथा 8 बिट एक बाइट के तुल्य कार्य होता है। डिजिटल लैंग्वेज में हम डाटा को सुरक्षित रखते हैं। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। तो सभी भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। यदि मैंने कोई भी बंदा यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी ग्रुप में स्टडी करना चाहता है तो मैंने शुरू में आपको नंबर बता दिया है। यदि मैं व्हाट्सअप भी कर सकता है, कॉल पर करना बात चाहे तो कॉल पर भी बात कर सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल को उच्च वोल्टेज होगा, डैश होगा। तो सभी को बताना है उच्च वोल्टेज हमारा जो होता है वो क्या होता है। ए ऑप्शन में -1, बी ऑप्शन में 0, सी ऑप्शन में 1, डी ऑप्शन में 5, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं,
धनात्मक लॉजिक में किसी भी डिजिटल सिग्नल को उच्च वोल्टेज एक होता है, उच्च वोल्टेज एक होता है, सी आंसर है इसका। और निम्न वोल्टेज हमारा हाई हमारा 1 होता है, हाई हमारा 1 होता है, और निम्न वोल्टेज जो होता है, निम्न वोल्टेज वो शून्य होता है। ये ध्यान रखें, निम्न वोल्टेज शून्य होता है, जबकि ऋणात्मक लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज 0 होता है। तो ध्यान रखें, जब हमारा ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक वर्ड आया, यहाँ पर ऋणात्मक वर्ड आया है, ऋणात्मक, ये धनात्मक था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव में हमारा क्या होता है, 1 हाईएस्ट होता है, उच्च वोल्टेज होता है, और निम्न 0 होता है। परंतु यहाँ माइनस आ जाए धनात्मक की जगह, धनात्मक की जगह यहाँ ऋणात्मक हो, यहाँ पर ऋणात्मक हो, तो तब वोल्टेज उच्च क्या होगा, तब वोल्टेज उच्च हमारा 0 होगा, और निम्न वोल्टेज जब 1 होगा। तो ध्यान रखें, तो हमारा क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं। जब धनात्मक की बात कर रहा है, धनात्मक की बात कर रहा है तो 1 होगा, प्लस की बात करेगा तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, हाई होगा, वोल्टेज हमारा हाई होगा, और निम्न वोल्टेज हमारा शून्य होगा। और यदि माइनस में उच्च वोल्टेज हमारा ऋणात्मक लॉजिक में उच्च वोल्टेज हमारा शून्य होगा, और निम्न वोल्टेज 1 होगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, डिजिटल सिग्नल में यदि धनात्मक है तो उच्च वोल्टेज होगा 1 होगा, और निम्न वोल्टेज शून्य होगा, जबकि ऋणात्मक लॉजिक में उच्च वोल्टेज शून्य होगा और निम्न वोल्टेज 1 होगा। तो सभी से आग्रह करूंगा कि सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं सभी बच्चे। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश का प्रयोग बाइनरी सूचना की गणना के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन में है आपका क्लिपर सर्किट, बी ऑप्शन में है ऑक्सीलेटर, सी ऑप्शन में है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, डी ऑप्शन में है स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, सी ऑप्शन में है आपका मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो सभी बच्चों को बता दूं, बाइनरी में जो सूचना की गणना की जाती है तो वो हमारी की जाती है बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से की जाती है। तो ये होता क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का प्रयोग बाइनरी की सूचना की गणना में के लिए किया जाता है। इसका आउटपुट हमारा जो होता है वो आउटपुट होता है वो निम्न होता है, वो हमारा निम्न होता है तथा उच्च दोनों ही स्थितियों में स्थायी रूप से बना रहता है। आउटपुट निम्न तथा उच्च दोनों ही स्थितियों में रूप से बना रहता है। इसके आउटपुट को एक स्थायी अवस्था में दूसरी स्थायी अवस्था से बाहर एक ट्रिगर प्लस देकर बदला जा सकता है। अब इसका हम जो बदलते हैं
बाइनरी सूचना में एक ट्रिगर के माध्यम से इसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। ट्रिगर प्लस की मद देकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये काफ़ी अंदर से क्वेश्चन था, तो इसका सही ऑप्शन था आपका वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो जो सूचना को गणना करता है वो हमारा करता है वाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको सभी को दिख रहा है। स्क्वायर वेव किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए ऑप्शन एम्पलीफायर, बी ऑप्शन ऑक्सीलेटर्स, सी ऑप्शन डिजिटल उपकरण और डी ऑप्शन रेक्टिफायर और ई ऑप्शन रजिस्टर्स। तो स्क्वायर वेव आप स्क्वायर वेव से थोड़ा सा समझ जाएं। स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव हमारा होता है आपका डिजिटल उपकरणों में। कहाँ होता है? डिजिटल उपकरणों। तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन सही आंसर है। तो डिजिटल उपकरणों को मापने का उपकरण है। डिजिटल उपकरण में मापने का उपकरण है एक मापने वाला उपकरण जिसमें मापक भौतिक मात्रा का मूल्य स्वचालित रूप में एक डिजिटल डिस्प्ले पर एक कोड द्वारा दर्शाया जाता है। एक कोड द्वारा दर्शाया जाता है, स्क्वायर वेव के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा आपको समझ में आ गया और स्क्वायर वेव क्या है। एक हमारा जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे क्या दिखाता है? एक कोड दर्शाता है और वही क्या कहलाता है? स्क्वायर वेव रूप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं चाहूँगा कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी को डेस्कटॉप पर दिख रहा होगा। एक फ्लिप फ्लॉप या लैंच ऐसी सर्किट होती है जिसमें स्टेट्स होते हैं। ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3, डी ऑप्शन में 4, ई ऑप्शन में 5। तो फ्लिप या लैंच ऐसी सर्किट होती है। तो काफ़ी यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्या स्तर होते हैं? तो स्तर जो पूछे हैं कितने होते हैं, तो बता दूं मैं आपको। इसमें 2 होते हैं, स्टेट्स होते हैं इसमें दो होते हैं स्तर। तो एक फ्लिप फ्लॉप या लैंच एसी सर्किट में 2 स्टेट्स होते हैं। उसे हम बाई स्टेबल मल्टीब्रेकर भी कहते हैं। अभी क्वेश्चन आया था अभी बाई मल्टीब्रेकर में क्या होता है, तो आप जिस सीधा क्वेश्चन आया है आपका बाइनरी से, तो बाइनरी में हमारा जो होते हैं वो 0 to 1 होते हैं। तो 0 to 1 होते हैं। तो ध्यान रखें, फ्लिप व लैंच निर्माण लॉजिक गेट से किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप के लैंच का निर्माण लॉजिक गेट से किया जाता है। तो ध्यान रखें, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप या लैंच एसी सर्किट में जो होते हैं वो 2 स्तर होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को अगला क्वेश्चन दिख रहा है। एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉडल का एक बचाव होता है। ए ऑप्शन में 0, बी ऑप्शन में 1, सी ऑप्शन में 2, डी ऑप्शन में 3 और ई ऑप्शन में 4। तो हमारा सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉडल का एक बचाव होता है।
तो इसका सही आंसर मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दो बचाव होते हैं। तो सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉडल में का एक बचाव दो दो होता है। विभाग ने इसका उत्तर तो ध्यान रखें। और वैसे सिंगल फ्लिप फ्लॉप मॉडल का बचाव कोई स्रोत नहीं होता है। तो ध्यान रखें, कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं हुआ है वैसे, परंतु यूपीपीसीएल टी2 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में विभाग के द्वारा दो माना गया था, तो परंतु हमें दो ही लेके चलना होगा, तो ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को दिख रहा है एक श्रेणीगत सर्किट, संयुक्त सर्किट होती है जिसके निम्न के रूप में एक फीडबैक एलिमेंट डेड लगा होता है। ए ऑप्शन में आपका फ्लिप फ्लॉप, बी ऑप्शन में है काउंटर्स, सी ऑप्शन में है आपका एक्यूमुलेटर्स, डी ऑप्शन में है प्रतिरोध और ई ऑप्शन में है सेफ्टी रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा फीडबैक, पूछा है फीडबैक एलिमेंट, तो फीडबैक एलिमेंट आपका सेफ्टी रेजिस्टेंस होता है। तो इसका सही आंसर है आपका ई ऑप्शन। तो कोई भी हम श्रेणी क्रम में या श्रेणी परिपथ में फीडबैक एलिमेंट को शिफ्ट रेजिस्टेंट होता है, जो कि संयुक्त सर्किट भी कहलाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा आपके डेस्कटॉप पर। डैश एक वाष्पशील मेमोरी डिवाइस है। ए रैम, बी रोम, सी प्री रोम या ई पी रोम। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आपका रैम। तो रैम हमारा सही आंसर है, रैम, ये ऑप्शन सही है। तो रैम का फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वाष्पशील वोल्टेटाइल मेमोरी भी है। ये क्या है? वोल्टेटाइल मेमोरी भी है। रैम में डाटा तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक कि सप्लाई रहती है। तो रैम में हमारा जो डाटा होता है जब तक सुरक्षित रहती है, जब तक सप्लाई रहती है। सप्लाई जाने के बाद तुरंत डाटा निष्क्रिय हो जाता है। अतः सप्लाई चले जाने पर डाटा तुरंत उड़ जाता है। तो डाटा नष्ट ना हो जाए इसके लिए हम सेव हैश का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखें। तो अब हमारी एक वाष्पशील मेमोरी है, वो हमारी रैम है। तो काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको। डैश में बाइनरी सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। ए आपका फ्लिप फ्लॉप, बी ऑप्शन लैच, सी ऑप्शन रजिस्टर्स, डी ऑप्शन मेमोरी सेल और ई ऑप्शन इनमें से सब। तो हमारा जो डाटा को स्टोर करते हैं वो हम सभी में करते हैं। फ्लिप फ्लॉप, लैच, रजिस्टर्ड, मेमोरी सेल में सभी में स्टोर अवयव हैं। ये हमारे क्या है? अवयव हैं जिसमें बाइनरी को सूचना को स्टोर किया जा सकता है। फ्लिप फ्लॉप की एक मेमोरी एक बिट होती है। फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी एक बिट होती है, ध्यान रखें। फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी एक बिट होती है, एक बिट होती है। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंस मेमोरी प्रकार है। तो फ्लिप फ्लॉप जो हमारा है
वो एक सीक्वेंशियल मेमोरी का प्रकार है। तो सभी बच्चे को यदि सभी बच्चों को चैनल पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। और चाहूँगा कि यूपीपीसीएल के बंदे जो हैं, यूपीपीसीएल टीजी टू की तैयारी करने वाले जो बंदे हैं, यदि ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8630 84 26 77 पर अपना एक व्हाट्सअप के माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं, जो कि रात के 10 बजे के बाद सुबह मॉर्निंग तक हो सकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है। यदि बिजी रहते हैं तो यदि पढ़ने के लिए हमें 10 बजे के बाद हम सब फ्रेंड मिलकर व्हाट्सअप के माध्यम से जो भी क्वेश्चन में डाउट होते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं एक दूसरे की मदद से। कि हमारा मेन उद्देश्य है यूपीपीसीएल टी2 एसओ बनना। तो सभी के लिए मैं बता दूं तो ध्यान रखें, यूपीपीसीएल टी2 काफ़ी बड़ी वैकेंसी तो नहीं आई है, परंतु इसका जो टेक्निकल है यदि किसी का सही है और कंप्यूटर किसी का सही है तो नौकरी आसानी से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बेसिक नहीं आता है। क्योंकि बेसिक में हमारा पूरा जितना हार्ड हमारा सेल है उससे हार्ड नहीं है। तो ध्यान रखें, क्योंकि आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। तो ध्यान रखें कि मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है अपना। यदि ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो अपना नाम लिखें और यूपीपीसीएल टी2 लिख कर मैसेज कर दें। तो यदि एक ग्रुप बना लें, ग्रुप के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब भी करें अधिक से अधिक। तो चलते हैं। जय हिंद,